हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो क्लास हो, तो गाइस आज की जो वीडियो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग का जो पार्ट सेकंड है वो अपलोड हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग जो है मैंने ये वीडियोस बनाया है ताकि आपका वो थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए और उसी के साथ साथ आपका जो है यूनिट थर्ड जो है वो भी यूनिट वन जो है आपका वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यूनिट वन में थर्ड यानी 1 2 3 तीन चैप्टर्स आर अवेलेबल। तो हमें उसी के रिगार्डिंग जो है अपनी तैयारी भी करनी है यूनिट वाइज यूनिट। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको सारे यूनिट्स में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी को एक्सप्लेनेशन दूं और साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट्स भी जो है, सीधी सी बात है, इस वीडियोस में जितनी भी वीडियोस आगे भी अपलोड होंगी वो सारे इम्पॉर्टेंट्स ही होंगे। ऑलरेडी मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है, तो अगर आपके पास एसओएल की बुक पड़ी है तो आप प्लीज़ उसे हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको जो है बेनिफिट रहे। और अगर एसओएल की बुक भी है भी और नहीं भी है तो डोंट वरी, उसकी भी दिक्कत नहीं है। आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। दूसरी चीज़, आपको बोर कभी नहीं लगेगी, क्योंकि देखिए कोई भी थ्योरिकल चैप्टर है अगर आप उसे इंटरेस्ट के साथ तभी पढ़ सकते हैं जब आप कॉपी पेन लेके बैठे। ये शुरू से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट करें और ध्यान में रखें सभी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे प्रोसेस में। तो पहला आपका जो है, लास्ट मैंने जो आपको छोड़ा था ये था आपका प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो पहला प्रोसेस में अगर हम पहले पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला ही है कि एनालाइज ओरिएंटेड एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। मेरा दिमाग जो इधर उधर इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब सी है, ज़ुकाम वगैरह खांसी वगैरह है, वो तो मेरे वॉइस से आपको पता चल रहा होगा। तो थोड़ा सा दिमाग पे भी इसका असर हो रहा है तो आप चलिए कोई नहीं, बट आपको मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए कर ही रहा हूँ। बस आपका एक काम है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला पॉइंट आपका जो है वो है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है, क्योंकि जब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन का प्लान पता नहीं चलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसी में मैंने लिखा है कि प्लान का मतलब यहाँ पर है कंसर्न, किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन। ये सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस के प्लान हैं। अगर आप अपने बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको लोगों की यानी स्किल पर्सन की ज़रूरत तो पड़ेगी और ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ेगी। वहीं अगर आप इसको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, ठीक है, या आप बड़ी कंपनीज़ को छोटा करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको लेबर्स को हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस के प्लान पे ही डिपेंडेबल है। सेकंड पॉइंट है फोरकास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जैसे अगर आपने प्लान कर लिया है कि आपको प्रोडक्शंस बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी बढ़ाना है, मार्केटिंग पे ध्यान देनी है या फाइनेंसिंग पे ध्यान देना है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपने प्लान कर लिया है तो दूसरा काम आपका यही होता है कि फोरकास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हमें इसमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी और कितनी क्वांटिटीज़ में। अब जैसे मैं कहूँ प्रोडक्शंस, तो प्रोडक्शंस के लिए कहीं ना कहीं मुझे लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केटिंग करने के लिए भी मुझे स्किल पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो किस पे डिपेंडेबल हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस के प्लान पे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, आप या तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लें या प्रॉपर तरीके से आप इसको, ठीक है, लेकिन कॉपी पेन ज़रूर लेना यार। अब इसमें हम डिमांड और सप्लाई के रिगार्डिंग हम किस तरीके से किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर मेंशन है। जैसे कह रहा है मैनेजरल जजमेंट, कह रहा है अंडर दिस मेथड एक्सपीरियंस मैनेजर एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो एक मैनेजर जो होता है ना, और अगर वो एक्सपीरियंस मैनेजर है तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से पता लगा ही लेता है कि उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशंस में कितने
एम्प्लॉयज़ की नीड है और उसी के हिसाब से जो है वो लोगों को भर्ती करता है, यानी रिक्रूटमेंट करता है। दूसरा मेथड आप इस बिहाफ पे लगा सकते हो, वर्क स्टडी मेथड। अब ये वर्क स्टडी मेथड क्या है इसको मैंने प्लान के थ्रू यहाँ पे एग्जांपल की रिगार्डिंग लिखा है, दिया हुआ है, आप इसी को लिखना है अगर आपको समझ में आता है। कह रहा है जैसे सपोज़ करिए आपको नेक्स्ट ईयर, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्लानिंग तो फ्यूचर का होता है, तो फ्यूचर में हमने ये प्लान किया कि हमें 50,000 यूनिट्स बनाने हैं और एक यूनिट में कहीं ना कहीं मुझे 2 घंटों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी एक यूनिट में को बनाने के लिए हमें जो है 2 घंटे लगते हैं। प्लान फॉर आवर रिक्वायर्ड, अब ये बताइए मुझे 50,000 यूनिट बनाना है और एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे 1 लाख घंटा टोटल लगेगा। और पर लेबर से जो मैं काम करवाता हूँ ईयरली वो है 2000 घंटे, ठीक है। तो ऐसे मुझे अगर ईयर में, पूरे ईयर जैसे सपोज करो हम 9 घंटे काम करते हैं ना, 7 घंटे 8 घंटे, इस हिसाब से एक होता है ना कि दिन के इतने, तो साल के कितने होंगे, 365 दिन में कुछ संडेज़ हैं उसको हटा दीजिए, बाकी जो वर्किंग डेज है उसको आप आवर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल आवर रेट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वहीं यहाँ पर ये कह रहा है कि एक लेबर जो है पर वर्कर्स 2000 साल के आवर्स देता है कंपनी को, तो टोटल फिर मुझे कितने की ज़रूरत है, तो मुझे 1 लाख आवर्स की ज़रूरत है और एक वर्कर्स 2000 ही आवर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं 1 लाख डिवाइड बाय 2000 तो 50 आ गया। ये जो 50 है ये बता रहा है कि मुझे 50 लेबर की ज़रूरत होगी, तभी मैं 1 साल के अंदर जो है 50,000 यूनिट्स को बना सकता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड है रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है कि अंडर दिस मेथड रेशियो या टोटल आउटपुट, नंबर ऑफ वर्कर्स या टोटल सेल वॉल्यूम, कुछ भी कह लो, आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। हम पास्ट के डेटा से एनालाइज करके हम पता कर लेते। जैसे 50,000 यूनिट्स हमें बनाना है और 50,000 यूनिट्स को बनाने में कहीं ना कहीं हमें 50 लेबर की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं कहूँ कि 50,000 यूनिट्स चाहिए और उसके लिए हमें 50 लेबरों की आवश्यकता होती है, तो रेशियोज़ अगर हमें पता करना हो तो क्या रेशियोज़ है, रेशियोज़ आपका आ जाएगा 5:1। व्हाट द 5:1, अगर आप देखेंगे आप इसे काट सकते हैं रेशियोज़ को कि 5 से ये आपका 5 देन 1:1 हो गया 1000 के रिगार्डिंग। अब इसका मतलब ये पता चल गया है कि मुझे अगर आप यहीं से डिवाइड कर लीजिए ना यार, ये देखो कि 50,000 यूनिट्स बनाने हैं और नंबर ऑफ़ वर्कर्स की ज़रूरत कितनी है 50, तो इसका मतलब एक वर्कर कितना यूनिट बनाता होगा, 50 से डिवाइड कर दो 1000, ठीक है, यानी एक वर्कर्स 1000 यूनिट बना रहा है, तभी तो 50 वर्कर्स मिलकर 50,000 यूनिट्स बनाएंगे। तो एक वर्कर्स का रेशियो कितना हो गया 5, इसमें इस तरीके से मेंशंस हो रखा है, ठीक है। तो इसीलिए एफिशिएंसी इसका सुपरविज़न कितना आ गया 5। अब नेक्स्ट हमने जो एस्टिमेट रखा है वो 60,000 यूनिट्स का रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो वर्कर्स रहेंगे वो तो कितनों के रिक्वायर्ड रहेंगे 60 के, क्यों, क्योंकि 1000 घंटे तो ओबियसली हैं ही हैं। तो अगर यहाँ पर भी मैंने जो डिवाइड किया था कि एक वर्कर्स 1000 यूनिट बना रहा है तो 60 वर्कर 60,000 यूनिट बनाएगा। आप सेंस पे ही बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके भी आप इतना गोल गोल घूमिए मत, बस आप ऐसा देख लीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्कर्स 50 हैं और यूनिट्स आपने बनाना है 50,000 यूनिट, तो आप डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि एक लेबर कितना यूनिट बना रहा है। उसके हिसाब से अब यहाँ देखिए कि अब हमें 60,000 यूनिट्स की ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 60 लेबर की ज़रूरत है, क्योंकि एक लेबर 1000 यूनिट बना रहा है, तो 60 लेबर 60,000 यूनिट। मैथमेटिकली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, वो मतलब प्लस जोड़ घटा जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी एम्प्लॉय की। वो जो मैनेजर मैन पावर थे ना, एक्सपीरियंस मैनेजर, उसके रिगार्डिंग इतना कुछ खास नहीं है ये, बस ये एज अ पार्ट ऑफ इसका है डिमांड और सप्लाई का। ये सेकंड पॉइंट सी है जिसको मैंने अभी इतना एक्सप्लेन किया है। थर्ड इज़ अ फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ता है
कि आगे हमें कैसे जो है एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको किस तरीके से भर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कभी कभी जैसे हम प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, वो हम क्या करते हैं इंटरनल सोर्सेज से ही करते हैं कि अंदर के ही एम्प्लॉय को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं या उसको प्रमोट कर देते हैं। तो हम यहाँ जो सप्लाई है वो कैसे कैसे हो रहा है, हम कैसे कैसे हम लोगों को भर रहे हैं। एक तो इंटरनल प्रोसेस से भर रहे हैं कि लोग जो अंदर के ही थे उनको हमने प्रमोट कर दिया, क्योंकि जो रिटायर हो गए तो उनकी जगह खाली हो गई, और उनकी जगह खाली हो गई तो उसकी जगह किसी और को भरा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें पॉइंट आउट की गई है, ठीक है। उसके बाद आपका ये पॉइंट्स जैसे ही क्लियर होता है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल। अगर वहाँ पर अगर और भी लेबर्स की ज़रूरत हुई तो हम क्या करेंगे, बाहर से लोगों को भरेंगे जो कि एक्सटर्नल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें प्रोडक्शंस को हाई रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि हम सप्लाई कैसे करें, इंटरनल सोर्सेज से करें या एक्सटर्नल सोर्सेज से। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है, अब ये देखिए सप्लाई के रिगार्डिंग बात कह रहा है कि हेड्स काउंट, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड कितने हैं डिपार्टमेंट वाइज, एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनकी स्किल्स क्या है, ठीक है ना। डेजिग्नेशन वाइज, पेरोल वाइज, सेक्स वाइज रेशियो। अब ये वो मतलब मत समझ लेना, यहाँ मतलब है कितने वुमेंस एंड कितने मेंस काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। जॉब फैमिली इन्वेंट्री का मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच जॉब, एग्जाम्पल फॉर क्लर्क, टाइपिस्ट एंड कैशियर्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स फॉरकास्टिंग सप्लाई के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं कि हम एसओ हम किस तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। क्लर्क के लिए, टाइपिस्ट के लिए, कैशियर्स के लिए, ठीक है, सारे जॉब फैमिलीज इन्वेंट्रीज, ठीक है। उसके बाद ये सब आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका फोर्थ आ जाता है, ये अभी प्लानिंग के प्रोसेस की ही बात कर रहा हूँ मैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप। अब आपने ये पता लगा लिया है कि आपको कितने लेबर्स की ज़रूरत है और आपने कितना मैंने कहा ना डिमांड और सप्लाई के बीच में कितना है, कि आपने कितनों की डिमांड की है और आपके पास कितना गैप है। तो ये जो लिखा है ना एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप, इसका मतलब यही हुआ कि हमें कितनों की ज़रूरत थी और हमारे पास अभी कितना है, यानी डिमांड और सप्लाई के रिगार्डिंग है। लिखा है ना आइडेंटिफाई कंपेयरिंग डिमांड एंड फोरकास्टिंग ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये हमें पता लगाना कि हमारे पास हम कितनी डिमांड्स कर रहे हैं लेबर्स की, कि हमें प्रॉपर कितना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हमारा ज़रूरत कितना है, ठीक है। जब हम ये पता कर लेंगे कि हमारी ज़रूरत कितनी है तो उस हिसाब से हम जो है उस गैप को फुल। और नेक्स्ट आपका प्रोसेस में लिखा ही है कि एक्शन प्लानिंग, यानी कि अगर वो जो गैप पता चल गया हमें कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से हम जो है एक्शन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब आपने अगर ये गैप वगैरह एक्शंस प्लान वगैरह कर लिया है तो नेक्स्ट आपका काम होगा उनको मॉनिटरी करना एंड ये चेक करना कि कहीं ना कहीं और रिक्वायरमेंट तो नहीं है या हमने ज़्यादा रिक्वायर्ड तो नहीं कर लिया। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यही है कि नेक्स्ट है कि वंस द एक्शन प्लान आर इम्प्लीमेंटेड द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर सिस्टम नीड द रिव्यू एंड रेगुलेट, ठीक है। हमें बार बार उसे रिव्यू भी करना पड़ेगा और उस हिसाब से प्रॉपर रेगुलेट भी करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। उसके बाद जो मैंने इसमें पॉइंट्स मार्क किया है इम्पोर्टेंट्स के रिगार्डिंग, वो ये है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के रिगार्डिंग। तो प्रॉब्लम्स तो होंगी कहीं ना कहीं। तो जो प्रॉब्लम्स आती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, वो सबसे पहला है एम्प्लॉयज़ रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन फील दैट ड्यू टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल विल अवेलेबल फॉर जॉब एज अ व्हेन रिक्वायर्ड। तो मोर ओवर दे फील दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंक्रीज देयर workload and regulate them and through the productivity bargaining. तो employer may also resist human resources planning feeling that increase the cost of manpower. देखिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ रेसिस्टेंस तो प्रॉब्लम्स होती हैं। कह रहा है कि एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन फील दैट ड्यू टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे आप ही देखिए, आप सोचिए
अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट्स धीरे धीरे अगर बढ़ती जा रही है तो वो लोग जो जॉब कर रहे हैं वो अपने जॉब को एक तरीके से अनसिक्योर फील करेंगे। फिर वो क्या करेंगे कि फिर उन्हें ये लगेगा कि भाई साहब मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, 3 से 4 घंटे काम कर रहा हूँ। अभी आप ही बताइए कि वो लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है और जो जिनको हटाना है और वो अपना लगन से काम कर रहा है कि जहाँ उसे 4 घंटे काम करना चाहिए वो 6 घंटे 7 घंटे दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि वो ये सोच रहा है कि भाई साहब अगर मैं अच्छे से मेहनत करूँगा तो मालिक मुझे जो है जॉब से नहीं निकालेगा। तो वो सारा का सारा वर्कलोड जो है वो खुद ही अपने ऊपर ले लेता है और ये सोच के कि भाई आगे फ्यूचर में उसे जॉब से निकाला तो नहीं जाएगा। दूसरा है अनसर्टेनिटीज़। ये तो आपको पता ही है कि अनसर्टेनिटी तो रहती है, कोई भी चीज़ सर्टेन तो नहीं है, फिक्स नहीं है। अनसर्टेनिटी तो रहती है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकता है। तो इट इज़ द रिस्की टू डिपेंड अपॉन जनरल एस्टिमेट मैन पावर इन द फेसिंग रैपिड चेंज इन इन्वायरमेंट। ठीक है। उसके बाद इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कभी कभी हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं रहता कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी और किस तरीके से थी। तो इसके रिगार्डिंग यही बात कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम हैड नॉट बीन फुल्ली डेवलप्ड। क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि अगर अब हमें कहीं कहीं इंफॉर्मेशंस भी नहीं मिलती है कि इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ अवेलेबल है भी या नहीं है। ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो था वो था लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि जो टॉप मैनेजमेंट में जो भी लोग रहते हैं, आपने 3 लेवल पढ़ा था ना, टॉप, मिडल एंड लोअर, तो कहीं ना कहीं जो हमें ऊपर से सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। उसके बाद ये टाइम और एक्सपेंसिव है, यानी टाइम कंज्यूम करता है और एक्सपेंसिव भी है। और नेक्स्ट जो है वो है आपका अनबैलेंस फोकस, यानी इन सम कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यूज़ एज अ नंबर ऑफ गेम। ठीक है, वो ये समझते हैं कि ये एज अ नंबर ऑफ गेम्स है, बट इसमें हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि हमें क्वालिटी कैसा चाहिए, स्किल चाहिए या अनस्किल्ड चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ये नहीं देखना है कि हमें नंबर्स और वर्कर्स ज़्यादा है, ये देखना है कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है और कितने की ज़रूरत पड़ेगी और कितनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्किल्ड अनस्किल्ड। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो है कंप्लीट रहे। तो ये खैर ये सारे पॉइंट्स थे जिन्हें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है आपकी बुक से। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, मुझे और कुछ कहना भी नहीं है। आप समझदार हैं, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। आप चाहे एसओएल की आपने क्लासेस अटेंड की हो या ना की हो, कोई बात नहीं, आपको ये सारे लेसन प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। बस शर्तें ये है आप इसे अच्छे से पढ़ें और जो मैंने हाइलाइट्स किए हैं आप उसके नोट्स बना लीजिए। बोरिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर भी अभी भी आपको फिर बोरिंग लग रहा है, इसका मतलब फिर आप फालतू में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप नकल के भरोसे कब तक रहेंगे यार। ग्रेजुएशन तक भी नकल मारते रहेंगे क्या? ज़िंदगी का ये रूल थोड़ी है। आप डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और समझ आई है तो आप अपने दोस्तों में या ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।